हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, एकदम जोरदार तरीके से, है ना। एकदम ऐसे ही लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। इस उम्मीद से आपको यहाँ पे लगे रहना, है ना। बहुत अच्छा होने वाला है गाइस, बहुत अच्छा होने वाला है ना। तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ फिजिक्स का रिवीजन में, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए मोस्टली है ना फिजिक्स एक हेडेक जैसा लगता है। तो उसको आसान करने के लिए है ना मैंने अभी क्विक रिवीजन सीरीज लॉन्च किया है। क्विक रिवीजन सीरीज में आपको है ना सारा जो एनटीए ने सिलेबस डिजाइन किया है उसके हिसाब से मैंने सबको कंपाइल किया, ताकि आप कर रहे हैं ना एक नजरों के सामने से है ना पूरा जो है फॉर्मूले जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपकी नजरों से गुजर जाना चाहिए। क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम नहीं है कि वो जो पूरा जो थ्योरी आपने लिखा है क्लास में बैठ के वो उसको जो है ना वन बाय वन आप उसको रिवाइज कर सके। राइट गाइज। तो उसके लिए आपके पास यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छा है, शॉर्ट नोट्स आपको बनानी चाहिए थी। यदि आपने नहीं बनाया तो ये रहा आपके लिए शॉर्ट नोट्स, है ना। मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको कम से कम आनी चाहिए, है ना। ये प्रॉपर वेज में है ना मैंने इसको कंपाइल किया है जो जो एनटीए ने अपने सिलेबस में लिखा था। तो इससे पहले मैंने 9 यूनिट्स का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि जो एनटीए ने सिलेबस डाला है वो यूनिट वाइज दिया हुआ है। एंड 11th में टोटल 10 यूनिट्स में अपने सिलेबस को सब डिवाइड किया है। तो उसी हिसाब से मैं अभी जो है ना आखिरी यूनिट लेकर आया हूँ, यूनिट 10। एंड यूनिट 10 में ऑसिलेशंस एंड वेव को रखा है। मतलब ऑसिलेशंस एंड वेव में क्या क्या चीज पूछने वाले हैं वो मैंने एकदम डिक्टो यहाँ पे छाप दिया हूँ मैं आपके लिए। तो आप भी एकदम इसको अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट का प्रिपेरेशन आप अच्छे से कीजिए। राइट। अभी टाइम नहीं है आपको है ना पूरा इतिहास लेकर बैठने का। तो एटलीस्ट जो अभी एनटीए को जानना वो आपको जानना जरूरी है ना। आप बहुत कुछ जानते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज तो आपको आना ही चाहिए। राइट। ओके ना। मैं इसमें एनटीए ने बोला उससे ज्यादा ना कम, है ना। तो जो एनटीए ने प्रॉपर मेंशन किया सिलेबस पे ये चीज जानना है तो वो सब चीज मैंने इसमें क्या कर दिया है, इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना तो आपको जो है ना आ जाएगा। इसको रिविजन सीरीज आप देखोगे तो। राइट। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपका वेलकम है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल द फाइनल क्वेस्ट पे। तो इसमें आप इस वाले चैनल पे जो है मैं स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए है ना फिजिक्स को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी देखिए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला है इसमें यूनिट 10 में ऑसिलेशन के बारे में जानेंगे, ऑसिलेशन है ना एसेशन के बारे में जानेंगे। अच्छा, इसमें फिर पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करता है ना। तो पीरियोडिक मोशन अपने को पता है कि जो मोशन है ना एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अपने आप को रिपीट करता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, है ना। पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको अपना बोलते हैं पीरियड, है। फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइड बाय टाइम को अपना फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना। एनटीए सिलेबस में एक पैसा भी बाहर नहीं लिया, है ना। सारा पोर्शन मैंने इसको कवर किया है इसे, ठीक है। आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, राइट। ये भी उसमें था ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, तो ऐसे आप वो कह सकते हैं कि अगर डैम्पिंग प्रेजेंट नहीं है ना, डैम्पिंग प्रेजेंट नहीं है तो सारे जो है ना ऑसिलेटरी मोशन जो है ना पीरियडिक मोशन कहलाएंगे, है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन कह सकते हैं यदि डैम्पिंग प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा, इफ डैम्पिंग फोर्स इज नॉट देन ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक मोशन, है। तो अगर डैम्पिंग प्रेजेंट रहेगा तो धीरे धीरे जो है ना उसकी जो एनर्जी लॉस्ट होती जाएगी और उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। राइट। मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपने एक साइकिल को। राइट। अच्छा, फिर ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या, देखिए एक पॉइंट के लिए के यहाँ पॉइंट के रिस्पेक्ट में कभी पार्टिकल आगे जाता है ना, फिर जाके इस पॉइंट पे बैक आता है, फिर पीछे गया उतना ही, फिर जाके यहाँ आगे गया। तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इस वाले पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको अपना ऑसिलेटरी मोशन बोल दिया ना। एक्स इक्वल टू 0 इसको अपना मीन पोजीशन बोल दिया। इधर राइट वार्ड डायरेक्शन में जा रहे थे उसको पॉजिटिव बोल दिया, इधर आ रहे थे उसको निगेटिव बोल दिया, है ना। अच्छा, आप जैसे ही इधर जो है ना जीरो से आप इधर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके जीरो से आप इधर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको फोर्स लगना जो है ना मीन पोजीशन की तरफ स्टार्ट हो जाता है ना। आगे गए फोर्स हमेशा, यदि आप पीछे इधर गए तो फोर्स किधर लगना स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन की तरफ, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ जो है पार्टिकल को रिस्टोर करना चाहता है ये वाला फोर्स, ठीक है।
क्योंकि वेलोसिटी से आप आगे बढ़ते हैं लेकिन फोर्स आपको हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होता है, लेकिन हमेशा कोई फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ऑसिलेटिंग मोशन का जो जनरल इक्वेशन होता है ये होता है एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स रेज टू पावर एन, ए माइनस साइन ये बता रहा है यहाँ पे रिस्टोरिंग नेचर का फोर्स है ना। एन की वैल्यू 1 2 3 1 2 नहीं 1357 सॉरी 1357 ओके। एफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ट्राई टू बैक द पार्टिकल्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है। जब आप यहाँ पे 13 एन की वैल्यू 1357 में से यदि एन की वैल्यू आप यहाँ 1 कंसिडर करते थे आपके पास क्या बन जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, राइट। ये वाला क्वेश्चन आ गया। मीन्स बोल सकते हैं ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट एसेंशियल, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट एसेंशियल, क्योंकि ऑल ऑसिलेटरी मोशन में पावर आपका 3 भी आएगा 5 भी आएगा 7 भी आएगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है जब जिसका पावर 1 है, ठीक है। अच्छा, एफ ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ये हो गया आपका एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन इधर यहाँ से राइट गए तो पॉजिटिव, इधर यहाँ से इधर मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ गए तो उसको निगेटिव बोल देंगे। फोर्स तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, है ना। इधर पार्टिकल जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव में फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव में पार्टिकल जा रहा है तो नेगेटिव में फोर्स लगेगा, ताकि पार्टिकल का पोजीशन रिस्टोर हो जाए। फिर है फिर कुछ एक टर्म है एसोसिएटेड, जैसे देखो मीन पोजीशन को अपन x इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। मीन पोजीशन पे पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और एक्सीलरेशन क्या होता है 0, एक्सीलरेशन होता है 0। जब पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है तो है ना, इस पे फोर्स किधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ इसका फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाँ अच्छा, फिर जाके यदि ये जो है ना इधर से राइट मोस्ट पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन इसको जो बोले, जिसको x इक्वल टू प्लस ए से डिनोट कर दिया, इधर से फिर जाके बैक आना स्टार्ट होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है इस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में। इधर यदि मीन पोजीशन से राइट वार्ड डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होना चाहिए, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0, और इस पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम। अब यहाँ से फोर्स इस तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली मीन पोजीशन यदि आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे जब इस डायरेक्शन आप जा रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, इधर जैसे आप जा रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ इधर है फोर्स का डायरेक्शन क्या है इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, जहाँ आप इधर है तो राइट लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, यानी इसकी वेलोसिटी अगेन 0 हो जाएगी, फिर जाके पार्टिकल यहाँ से रिटर्न होने स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये बात आपको समझ में आई। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे v की वैल्यू 0, a की वैल्यू मैक्सिमम, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन में v की वैल्यू 0, दोनों एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन दोनों जगह पे v की वैल्यू 0 और एक्सीलरेशन वैल्यू मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे मीन को जिसके अक्रॉस ऑसिलेशन हो रहा है एसएचएम होगा वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और a की वैल्यू 0। इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या हो गया अपने पास, इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, ये F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, है ना। A इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस, ये आ जाएगा F बाय m माइनस ऑफ के एक्स बाय m। ये अपने पास एक इक्वेशन है। एक न्यू टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका रूट अंडर के बाय m इसका वैल्यू होता है, राइट। तो यहाँ पे के बाय m की जगह पे क्या कर दिया, के बाय m की जगह पे इसका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। तो a की वैल्यू क्या आ गई एक्सीलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर x है, जैसे x की वैल्यू आप पुट करते जाओ आपको डिफरेंट लोकेशन पर एक्सीलरेशन की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे x मैक्सिमम हो जाएगा एक्सीलरेशन, है, क्योंकि उससे ज्यादा आगे तो पार्टिकल आगे जा ही नहीं रहा है ना, तो x की वैल्यू प्लस a आ जाएगा और x की वैल्यू लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पे x की वैल्यू माइनस a आ जानी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a, ये बात आपको ध्यान में रखना। अच्छा, वेलोसिटी की इक्वेशन इस तरह से आता है ना, प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक आया, ये आपका है, या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ तक आया लेफ्ट मोस्ट में, है ना। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है पोजीशन, इसी पोजीशन पे हो
अच्छा, ये ग्राफ है एफ और एक्स का ग्राफ, ये ऐसा दिखता है, एक्सलेशन में सिमिलरली ऐसा दिखता है, वेलोसिटी वाला ग्राफ इस तरह से दिखता है, इलिप्स टाइप का है, इलिप्टिकल। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का जो इक्वेशन के बारे में मेंशन, तो ये इक्वेशन मैं लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, फिर जाकर एक्स इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे प्लस माइनस फाइव हो सकता है ना, तो डिपेंड करता है किधर जा रहा है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है पार्टिकल के। ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं एक है। ठीक है, या तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इक्वली वैलिड है, इनिशियल फाइव, इनिशियल फेज। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ, यदि आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अपने को पता है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, वेलोसिटी आ जाता है। जैसे ही आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फिर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। काइनेमेटिक्स वाले सीरीज में जो आपको 2 वाला था, यूनिट 2 में जो पूछा था, उसमें ऑलरेडी बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट को आप यदि डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को यदि डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है ना। तो पीछे में आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, उसको एक बार डिफरेंशिएट आउट कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मिल जाएगी, राइट। अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म में इस वाले इक्वेशन को आप रीराइट कर सकते हैं, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। अपने को पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन कैसे आता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद है ये आता है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, है ना, ये आगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में ये पुट कर दीजिए डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, है ना, ये माइनस वाले टर्म को इधर ले आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो आगे डिफरेंशियल फॉर्म में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये वाला इक्वेशन इस वाले फॉर्म में दे देता है और आपको डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछेगा, तो उस टाइम जो है ना आप ओमेगा को कंपेयर कर सकते हैं, और टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, है। इस तरह से आप टाइम पीरियड पूछेगा, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन दे दोगे। ओके, फिर फेजर डायग्राम सिंपली है ना, ये एक तरीका है जिससे आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं ना, फास्ट क्विकली कर सकते हैं प्रॉब्लम को, एक तरीका है। तो फेजर डायग्राम क्या मतलब, सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल को मूव करवा देते हैं। तो यहाँ देखो सर्कल लगाया, यहाँ पे मान चलो पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, और सर्टेन टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ आ जाता है, ये वाला पोजीशन पर आ गया पार्टिकल, है। तो कितना एंगल यहाँ पे चला, थीटा एंगल इधर से, है ना, डिस्प्लेस हुआ। इसका एक प्रोजेक्शन ले लीजिए एक्स एक्सिस पे इधर प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास एक्स का, है ना, थीटा, ये आ जाएगा ए साइन थीटा वाला यहाँ टर्म आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, आफ्टर टाइम टी ए साइन ओमेगा टी, तो फिर थीटा क्या होता है, थीटा होता है ओमेगा इंटू टी, ए साइन थीटा लिखे, थीटा ओमेगा, थीटा को दिया ए साइन ओमेगा टी आ गया, राइट। सिमिलरली मान चलो कि इनिशियली पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, ये कौन सा पोजीशन है आपका, मीन पोजीशन है, जस्ट ए मीन पोजीशन से जस्ट ए वाला पोजीशन क्या है, जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे है। अब वहां पे पार्टिकल मीन पोजीशन नहीं, कहीं यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे इस वाले पोजीशन में पार्टिकल, यहाँ से आप जो देखो है ना, ऑलरेडी 5 इनिशियल फेज 5 दिया हुआ, अब यहाँ से पार्टिकल टी इक्वल्स टू टी पे आ जाता है, तो नेट एंगल कितना हो जाएगा, इस वाले पोजीशन से, हमेशा ऊपर वाले पोजीशन से एंगल देखना है ना, ताकि एक रेफरेंस प्लेन आप सेट कर सको, है। ऊपर से एंगल कितना हो जाएगा, 5 तो ऑलरेडी पहले था, थीटा और चलो, तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस 5, थीटा इक्वल्स होता है ओमेगा टू, एक्स का इक्वेशन आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब एनर्जी ऑफ एसएचएम होता है, 2 तरह की एनर्जी होता है एसएचएम में, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आप जो ऊपर से पुट कर देना, जो इससे पहले मैं बताया, वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दिया तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन आ गई, है ना। और अपने को ये वाला टर्म में भी इंट्रोड्यूस किया था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, यहाँ से आप जो है ना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, एक इक्वेशन और आ जाएगा आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जैसे कि मैं बोला था, है ना। तो मीन मैक्सिमम कब होगा, जब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा पार्टिकल, मीन पोजीशन होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जानी। आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी
मतलब पोजीशन में डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। अगर मीन पोजीशन पे तो अभी देखो इसमें क्या किया अपना, मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कुछ है यू नॉट है, यू नॉट है, ठीक है। यू नॉट प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर नेट आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि आप एज्यूम करो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0, तो यू का इक्वेशन क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। जनरली मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 रहता है, इसलिए मैं एज्यूम किया। इक्वेशन ये क्या आ जाएगा अपने मीन पोजीशन पर एक्स 0, इसका मतलब है ना, इसमें आप पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड के बराबर हाफ के ए स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी, राइट गाइस। ओके, फिर देखिए ई वर्सेस एक्स ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया है ना। यदि मीन पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है तो ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ जो है ये मीन पोजीशन को टच नहीं करेगा, ये वाला पोजीशन से ये वाला पोजीशन से ये ऊपर ही रहेगा, है ना, ये ऊपर ही रहेगा। यदि 0 है इनिशियली क्या करेगा, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के नीचे टच कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ नीचे इस वाले एक्सिस को टच करते हुए, ओके, ये हो गया नीचे वाले ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ऊपर वाले ग्राफ क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, ये ध्यान रखना। तो जो भी इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं बच्चे नीचे वाले को काइनेटिक एनर्जी समझ लेता है। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 तो होता है नहीं, तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब ऊपर वाला ग्राफ है ना, ऐसे ग्राफ है तो वो क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। फिर जाके ये आपको कुछ ग्राफ एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी का आपको ये ध्यान रखना, इस तरह का उसका नेचर होता है। ये साइन ओमेगा टी मतलब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, यदि प्लस में है यहाँ पे प्लस में है तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा ना, प्लस है तो, यदि माइनस में है तो ये नीचे से स्टार्ट होगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। फिर एक्स इक्वल टू कॉस ओमेगा टी मतलब प्लस में कॉस ओमेगा टी है तो ग्राफ जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट ना हो, ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। और यदि नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से। ये आपको कोई इक्वेशन जैसे दिया रहेगा 5 साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो यहाँ देखो +5 है, जिसका मतलब ग्राफ जो है उठना चाहिए कहाँ से, मीन पोजीशन से उठना चाहिए, क्योंकि साइन का नेचर वाला ग्राफ होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ से रिजेंबल करेगा, तो ये इस तरह से आपको कैच करना है। अच्छा, स्प्रिंग ब्लॉक टाइम पीरियड अपना डिफरेंट सिस्टम का टाइम पीरियड, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे लगता है, एफ नेट की वैल्यू माइनस ऑफ के एक्स के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो के वाला टर्म है, अच्छा अब फिर जाकर आपने पूरे एक्सप्रेशन को माइनस ऑफ के एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया है ना, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम ए लिख दिया, माइनस ऑफ के बाय एम इक्वल टू के बाय एम को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अपने पास अंडर के बाय एम, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई रूट ओवर एम बाई के या फिर 2 पाई बाय ओमेगा, इसका टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, फिर जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जो है इससे पहले वाले जो यूनिट था उसमें भी था, तो वहां पर मैं लिखा, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। सीरीज में कॉम्बिनेशन होते हैं उसके इक्विवेलेंट कितने आ जाते हैं, 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 जितने सारे स्प्रिंग रहेंगे। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन कब इसको कंसिडर करेंगे, सीरीज में कंबाइन है तो देखो एक एंड तो या तो फिक्स सपोर्ट से जुड़ा रहना चाहिए, दूसरा मास से जुड़ा रहना चाहिए, है ना। किसी स्प्रिंग का एक एंड तो या तो सपोर्ट से जुड़ा हो या तो मास से जुड़ा, लेकिन दूसरा एंड जो है ना मस्ट बी कनेक्टेड टू एंड ऑफ द स्प्रिंग, देन इन दैट केस वी कैन से दैट स्प्रिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अदरवाइज वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं हो। तो देखो इसमें एक एंड तो फिक्स सपोर्ट से जुड़ा है ना, ये दूसरे स्प्रिंग का एक एंड तो फिक्स सपोर्ट मास से जुड़ा हुआ, दूसरा स्प्रिंग है ना स्प्रिंग टू स्प्रिंग जुड़ा हुआ, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों एंड जो है ना एक तो फिक्स सपोर्ट से दूसरा मास से जुड़ा रहेगा, है ना, एक फिक्स सपोर्ट से दूसरा मास से जुड़ा रहेगा, या फिर दोनों मास से ही जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसको अपना बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें इक्विवेलेंट ये आता है। अच्छा, स्प्रिंग कटिंग ऑफ द स्प्रिंग इस तरह से पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले यूनिट में, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ क्योंकि एनटीए ने लिखा तो मैंने भी यहाँ पे लिखा। तो यदि एल लेंथ का कोई स्प्रिंग आपके पास है, उसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो उसका स्प्रिंग लेंथ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 पार्ट्स में आपने कट किया तो 2 के 2 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यदि n पार्ट्स में आपने उसको कट कर दिया तो उसकी स्ट्रेटनेस कितनी हो जाएगी, n के सो। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये आपको याद रखना 2 पाई रूट ओवर L/g,
है ना। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग यहाँ पे जहाँ मास यहाँ बना हुआ है उसकी लेंथ कितनी है एल, और जी है ऑसिलेशन जो ग्रेविटी। ठीक है, ओके। इसका डेरिवेशन भी ऐसा लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ डेरिवेशन भी लिख दिया, यहाँ से एल लेंथ एम मास यहाँ पे गया, ऐसा ऑसिलेशन होते 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 यहाँ से यहाँ तक गया, है ना। तो यहाँ थीटा एंगल पे अपने एक इक्वेशन लिख दिया, इधर एम जी साइन थीटा लगेगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, ओके। क्योंकि थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल है ना, थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल है, साइन थीटा को अपन थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या लिख सकते हैं अपना एक्स वाई एल, यहाँ पे एक्स वाई एल लिख सकते हैं। एक्स हो गया आपका परपेंडिकुलर, है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और इसका हाइपोटेन्यूस वैल्यू एल हो गया, इसके बाद एक्स वाई एल लिख दिया। तो देखिए एफ की वैल्यू माइनस ऑफ के एस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो ए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 का आप मतलब इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू एम जी बाय एल के बराबर आ जाएगा। के की वैल्यू यदि एम जी बाय एल हो गया तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एम बाय के। के का वैल्यू एम जी बाय एल पुट करोगे तो 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी, ये आ जाएगा वैल्यू आपको। टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम मतलब कोई मान चलो कोई ऐसा रॉड है, इसको हैंग कर दिया तो ये इसको फिजिकल पेंडुलम बोलेंगे। कोई एक डिस्क है उसको जो है हैंग कर दिया किसी पॉइंट के अबाउट, वो ऑसिलेशन कर रहा है, उसको अपना बोलेंगे फिजिकल पेंडुलम, राइट। तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, जिस भी पॉइंट के अक्रॉस है उसको क्या किया, पिवोटेट किया है उसके अक्रॉस, उसके जो सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है ना, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइड बाय एम जी डी आ जाएगा। डी क्या डिस्टेंस फ्रॉम हिज पॉइंट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये रखिएगा। ओके, अब डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बोले चर्चा करना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में यदि मान चलो कोई स्प्रिंग, जैसे यहाँ मैं ये लिया है स्प्रिंग से बंधा हुआ एक ब्लॉक है जिसका मास एम है, ये उसको यानी यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है, इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। तो सराउंडिंग जो पार्टिकल्स हैं, जो सराउंडिंग बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो इसमें क्या लगाएगा, इसमें एयर रेजिस्टेंस लगाएगा। एयर रेजिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे जो है ना ये इसके ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली वो मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल से टकरा गया है ना। तो उस केस में जो है ना जो डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू है एफ डी क्या होता है, बी इंटू बी। अच्छा, डैम्पिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो उसके जो है ना ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो वो क्या है, वो उसका जो कॉन्स्टेंट मतलब बी ले लिया उसका, और बी जितना वेलोसिटी होगा, जितने वेलोसिटी से ऑसिलेशन कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके लिए इक्वेशन ये आ जाता है ना, एम डी स्क्वायर एक्स है, एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसका जो इक्वेशन आपको ये मान लिया है ना, ये ध्यान रखना, ए इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2m है ना। इनिशियली मान चलो कि ए नॉट एम्पलीट्यूड था, यदि यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि कोई जो है सराउंडिंग मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए नॉट होगा। यदि कोई सराउंडिंग मीडियम आ गया, कोई डैम्पिंग फोर्स आ गया तो ये ए नॉट नहीं होगा, ए नॉट है ना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2m आ जाता है ना, माइनस ऑफ बी टी बाई 2m है ना, ये बी टी बाई माइनस ऑफ बी टी बाई 2m है ना। तो ओमेगा डैश की वैल्यू रूट अंडर के बाय एम डी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। ये तो ध्यान रखना है, ये ऐसा बोल देता है कि डैम्पिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो नया एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होगा सब पूछ सकता है इसमें। फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस के बारे में फिर आपको ध्यान रखना, उसके लिए इक्वेशन। फोर्स ऑसिलेशन मतलब कि यहाँ पे मान चलिए यहाँ डैम्पिंग हो रहा है कंटिन्यूसली है ना, तो ये तो एक टाइम के बाद सीज हो जाएगा, लेकिन आपको ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखना है, उस केस में आपको एक फोर्स चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। तो वो फोर्स ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू क्या होती है, ये वाला है ना, आपको कोई ऑसिलेशन वाला फोर्स चाहिए जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसको पुश बैक करते रहे, वो फोर्स लगाते रहे ताकि डंपिंग बंद ना हो जाए, है ना। तो वो फोर्स का जो है ना क्या होना चाहिए, ये वो भी जो है ना सिनुसोइडली या फिर कोसाइन फंक्शन के हिसाब से वो वेरी करना चाहिए। ये वाला इक्वेशन इसका ये आ जाता है ना? ठीक है। अच्छा, फिर जाके एम्पलीट्यूड का ये इक्वेशन ये आता है, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन ये आता है इसका स्मॉल डंपिंग के लिए यदि डंपिंग बहुत कम हो रहा है तो डब्ल्यू डी की वैल्यू आते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसके स्मार्ट पैदा ये वाला ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड आ जाए। अच्छा, यदि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मतलब बराबर है, उस केस में जो है ना, उस केस में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म बचेगा। तो उस केस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू एफ नॉट बाय ओमेगा डी इंटू बी। यही होता है रिजोनेंस का कंडीशन। रिजोनेंस का कंडीशन जो आप फोर्स लगा के ऑसिलेशन कर रहे हैं, है ना, ऑसिलेशन कर रहे हैं,
है ना, और जो नेचुरली जो ऑसिलेशन उसका बिना फोर्स लगाए हो रहा, वो दोनों यदि मैच कर जाए तो उस केस में जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उस केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाता है उसका, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये आती है ओमेगा f0 divided by omega d into v. This is the condition of resonance. At resonance natural frequency equal to driving frequency, है ना, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो ड्राइविंग फोर्स है ना, जो ऑसिलेशन को ड्राइव कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, वो तो पूरा टर्म था आपका ऑसिलेशन से रिलेटेड, है ना। अब इसी में यूनिट 10 में थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है, तो मुझे तो लगता है कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट रिवीजन है, क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए यदि आप नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो राइट, तो अपना वेव मोशन को स्टार्ट करते हैं इसमें बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, फिर जाके वेव मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले है ना, वेव होता क्या है, वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन जो प्रोपगेट होता है एक जगह से दूसरे जगह तक, है। वो प्रोपगेशन आइदर डिस्प्लेसमेंट का प्रोपगेशन हो सकता है, या फिर प्रेशर का प्रोपगेशन हो सकता है, या डेंसिटी का प्रोपगेशन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी वो डिस्टर्बेंस प्रोपगेट हो सकता है ना, किसी भी फॉर्म में प्रोपगेट होगा। तो ये डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस को अब जैसे कि आप मान लो एक रोप ले लिया, उसको एक एंड से फिक्स कर दे, यहाँ पर आपने जर्क क्रिएट किया तो ये जर्क थोड़े टाइम में आगे भाग जाता है। रस्सी आपके हाथ में ही है ना, वो रोप आपके हाथ में है, लेकिन आपका जो डिस्टर्बेंस वो आगे भाग जाता है। तो उस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपका प्रोपगेट हो गया है, वो है वेव। ठीक है, वेव में एनर्जी ट्रेवल करता है, पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही रहता है, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल इन द वेव, है ना, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेव, बहुत तरह के वेव्स होते हैं, लेकिन आपके एनटीए ने क्लियरली वहां मेंशन किया ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को क्या किया, एनालिसिस किया, मैंने यहाँ पे लिखा आपके बारे में, नहीं आपके लिए लिखा है इस पर, है ना। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, यदि वेव का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, है ना, वेव मोशन के परपेंडिकुलर, उसको अपना बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखिए जैसे कि वेव इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन इसका हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे, है, ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको अपना बोले ट्रांसवर्स वेव। मतलब पार्टिकल का ऑसिलेशन एंड वेव का मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करे तो उसको अपना बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट। इसमें साउंड वेव इन एयर, है ना, इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या, स्ट्रिंग में जो वेव होते हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव दूसरा ये पॉइंट कॉन्सेप्चुअली आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव तीनों सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है उसके लिए स्लाइटली मीडियम में रिजिडिटी चाहिए, इसलिए ये सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस पे ये जो है ना आप इसको बना सकते हैं ट्रांसवर्स वेव को, है। तो ये तो ध्यान रखना। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव ये होता है, ये फंक्शन होता है एक्स एंड टी का, ये फंक्शन होता है। ओके, अच्छा, कंडीशन फॉर ए वेव मोशन, सारे एक्स और टी वाले फंक्शन जो है ना वेव मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे कि मैं ऐसा कुछ इक्वेशन लिखूं, एक्स टी प्लस टी डिवाइड बाय एक्स, ये वेव मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाई का ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो सारे एक्स और टी के लिए ये जो है ना डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मान चलो आपने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ 0 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो इसलिए है ना, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये वेव का इक्वेशन नहीं है ना। तो कंडीशन फॉर ए वेव के होने के लिए ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए, डी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डेल टी स्क्वायर सी टाइम डेल स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना। और वाई should we define for our value of x and t, तब आपको अपना बोलेंगे ये वेव का इक्वेशन है, या फिर वेव को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन, ये वाला इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है f इक्वल्स टू ax प्लस माइनस बी, है ना। a और b क्या कांस्टेंट, जैसा मैं बोला था x और t का फंक्शन, x और t का फंक्शन इस तरह से होना चाहिए, तब आप उसको अपना बोलेंगे क्या है, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। फिर यहाँ पे वेव की स्पीड क्या होती है, वेव की स्पीड होती है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे टी क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ टी है बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ए, तो अपना बी बाई ए जो करोगे वो क्या आ जाएगा, वेव की स्पीड आएगी वो, वेव की स्पीड बी बाई ए, ठीक है। और फिर ये है ना डायरेक्ट आप जो है ना इक्वेशन यदि दिया रहेगा तो आप वेव का स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ ये टर्म है ए एक्स प्लस बी टी स्लैश माइनस एक्स माइनस बी टी, यदि इक्वेशन इस वाले फॉर्म में है ना ए एक्स प्लस बी टी या फिर माइनस ए एक्स प्लस बी टी ऐसा दिया हो तो इसको समझेंगे वेव है ना ट्रैवल कर रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिया है तो वेव ट्रैवल कर रहा है ना वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिया रहेगा तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के बारे में भी उसने बोला कि बताओ बच्चों को, तो बोला ठीक है बता देंगे, इसमें क्या। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होता है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का ये बनाता है ना y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई क्या इनिशियल फेज है, ये ओमेगा t प्लस माइनस kx हो सकता है ना, यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है राइट, उसके लिए आपको बॉदर नहीं होना, लेकिन आपको जो अपीयरेंस कैसा रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन का इस तरह से आपको है ना अपीयर होगा, इस तरह से आपको दिखना चाहिए है ना, ठीक। अच्छा, तो फिर जब इसमें ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ, ये क्या है तो वेव नंबर होता है, तो वेव नंबर की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होगा इसे बोल दिया 2 पाई बाई, इनिशियल फेज मतलब क्या है ना, यहाँ आप देखिए वाई इसमें वाई डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है और वेव मोशन आगे की ओर जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ फिर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करता है ना, क्योंकि ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल यदि आपने यहाँ पे रोक लिया, पार्टिकल तो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है, वो ऑसिलेशन कर रहा है ना, और जो वेव का डिस्टर्बेंस वो आगे प्रोपगेट है ना। तो पार्टिकल की यदि वेलोसिटी पूछा, वेव की वेलोसिटी हो गया डी बाई ए है ना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पार्टिकल की वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x, ये वाला इक्वेशन है। पार्टिकुलर वेलोसिटी को आप इस तरह से रेट करते हैं माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। अच्छा, फेज के बारे में बात करते हैं, फेज क्या होता है, फेज किसी भी जैसे देखो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का अपन इक्वेशन लिखा, ये जो साइन के अंदर ये वाला जो पूरा टर्म है इसको अपना फेज बोलते हैं। यदि आपके पास फेज के बारे में नॉलेज है किसी वेव का तो आपके पास पूरा पार्टिकल के बारे में नॉलेज है, पार्टिकल कहाँ पे है, किस पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है ना, तो वो सब चीज बता सकते हैं। तो फेज क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा जो भी है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में। तो फेज दो तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, या फिर डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या पाथ का डिफरेंस है, डेल्टा टी क्या टाइम का डिफरेंस है। ये दो इक्वेशन आप दिया, यदि टाइम का डिफरेंस दिया तो फेज आप इस वाले इक्वेशन से लगा सकते हैं, यदि पाथ का डिफरेंस दिया हो तो फेज डिफरेंस आप इस वाले इक्वेशन से लगा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन टोटली सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन आपको कब हैंडल करना है, तो उस हिसाब से आपको ये इक्वेशन को यूज में लाना है। अच्छा, दो पार्टिकल यदि सेम फेज में हो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेम होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों पार्टिकल सेम फेज में होंगे है ना, तो सेम फेज का कंडीशन यही है। अच्छा, वेव स्पीड ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना वेव होगा उसके लिए ये वाला इक्वेशन होता है, v इक्वल्स रूट अंडर टी बाई म्यू, टी क्या है टेंशन है स्ट्रिंग, और म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ है, ये वाला दोनों को रेशियो आप लोग स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा है ना, मतलब वेव का स्पीड स्ट्रिंग में कितने स्पीड से वेव ट्रेवल कर रहा है स्ट्रिंग में है ना, वो आ जाएगा। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट लेंथ वाला टर्म है ना, ये वाला ये तो ऐसा फ्रीक्वेंटली ऐसा यूज नहीं होता, लेकिन उसमें टर्म मेंशन नहीं था, इसलिए मैं सोचा चलो ये तो लिख देते हैं ऑप्शन में, तो ये मैं। अच्छा, पावर का इक्वेशन जो है ना म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, ये सब वन साइकिल का है बात है, वन साइकिल में इतना पावर आ जाएगा है। इंटेंसिटी का वन साइकिल में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो इंटू वी बाई टू, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा इंटेंसिटी। फिर सुपरपोजिशन के बारे में भी मेंशन है सिलेबस में, सुपरपोजिशन के बारे में, सुपरपोजिशन मतलब दो वेव है, वेव का इक्वेशन दिया हो y1 और y2, दोनों एक जगह में मिल गए एक दूसरे से, तो उसका y नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, y नेट की वैल्यू ये आता है सॉल्व करके a sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो यदि फेज डिफरेंस
दोनों के बीच में डेल्टा फाई मतलब ये दोनों इक्वेशन लिया, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस हो ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, यही तो फेज का डिफरेंस, एक फाइव टू माइनस फाइव आ गया डेल्टा फाइव। तो इसको अपन डेल्टा फाइव को अपने फॉर द टाइम बिंग फाइव लिख दिया, के इंटू इसको एक्स टू माइनस एक्स वन को डेल्टा एक्स लिख दिया, है ना, डेल्टा एक्स लिख दिया। तो याद आएगा अपने पास ए वन को इधर मैंने मार्क कर दिया, ए वन को, इससे फाइव के फेज डिफरेंस पे ए टू, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दो वेक्टर है, वेक्टर का रिजल्टेंट इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो फिर इंटेंसिटी की टर्म में आपको लिखना, तो इंटेंसिटी की टर्म में अपन आप ऐसे लिख सकते हैं, ए आई इक्वल्स टू रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू प्लस टू आई वन आई टू कॉस ऑफ फाइव। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो वेव जो है ना सेम फेज में है ना वो सुपर इम्पोज हो गए, सेम फेज में है ना वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, इंटरफेरेंस हो गया, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है उस केस में, है ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, जब आपकी कॉस ये फाइव वाली वैल्यू है वन होगा, और कॉस फाइव वन कब होता है, जब फाइव का वैल्यू टू एन पाई हो, या फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा के बराबर, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, इस तरह से। ए मैक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब यदि आप यहाँ cos फाइव की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाएगा, और आपके पास जो है एक इक्वेशन आ जाएगा ए मैक्स की वैल्यू A1 प्लस A2 के बराबर है। लाइक सिमिलरली अब जो है आई मैक्स के बारे में लिख सकते हैं, आई मैक्स के लिए cos फाइव की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो आपके पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है आई मैक्स के बारे में, राइट गाइस। ओके, फिर जाके ए मीन चाहिए, मिनिमम आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब कब होगा मिनिमम एम्पलीट्यूड, जब cos फाइव की वैल्यू -1 होगी, इस केस में आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। मिनिमम इंटेंसिटी भी इसी केस में मिलेगा, रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर है। अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने दिखा, ये वाला एक्सप्रेशन आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन, ये बहुत जो है ये काम का एक्सप्रेशन है। इस पे जनरली बहुत बार जो है ना ऐसा समझो कि ये जो है ना एनटीए का ये क्या है, जान है ना, आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन, ये जान, इस पे क्वेश्चन जो पूछता ही पूछता है ना। तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना, राइट, ये वाला क्वेश्चन बहुत था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जाके कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव मतलब कि एक वेव जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, यदि मान चलिए वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा होता है, उस केस में जो फेज होता है, इसका जो फाई होता है ना, फाई फेज का जो डिफरेंस होता है वो 0 के बराबर। यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये क्या हो जाता है, फाई फेज का डिफरेंस पाई के बराबर है। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए एक मैं अपन एक इक्वेशन ले लिया, रिफ्लेक्टिंग कोई इंसिडेंट वेव है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। ये इंसिडेंट हो रहा है, एक एंड को मैंने यहाँ पे फिक्स करके रखा है ना, यहाँ पे एक एंड को फिक्स करके रखा, एक पल्स मैंने यहाँ क्रिएट किया, पल्स प्रोपेगेट हो रहा है इस वाले डायरेक्शन में, राइट, ठीक है। तो यहाँ से फिक्स एंड से टकराएगा, तो ये टकराने के बाद फिर जाके उल्टा होके है ना ये इधर इस वाले डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग वेव का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, क्योंकि ये जो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हुआ इसका मतलब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ वेव का, इसलिए इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स हो जाए, क्योंकि अभी इस वाले डायरेक्शन में यदि आपने पॉजिटिव में कंसिडर किया तो वेव निगेटिव डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया, एक्स जगह इसलिए माइनस एक्स हो गया, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस पाई ऐड कर दिया, प्लस पाई है ना, थीटा प्लस पाई क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सिमिलरली यदि ये एंड को फ्री एंड रखा तो इसका मतलब इसके ये पल्स को क्या लगेगा कि यहाँ पे है ना कोई आपको मतलब डेंस मीडियम होने की फील यहाँ पे नहीं होगी, है ना। इसका मतलब वेव जो है ना वेव सेम फेज में है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, सेम फेज में रिटर्न हो जाएगा, तो मतलब के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 0 ऐड कर देंगे, आ जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन। ये रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन है। अब स्टैंडिंग वेव कब बनता है, स्टैंडिंग वेव तब बनता है जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड का हो, सेम उसका जो है ना फ्रीक्वेंसी हो, और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो वो उसके जो सुपरपोजिशन जो वेव आपको मिलता है उसको अपना स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो अच्छा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड से यदि रिफ्लेक्शन हुआ, ये वाला वेव है ना, फिर अब ये वाला वेव को आप यदि सुपर इम्पोज करोगे तो आपके पास एक जो है ना स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 sin के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक टर्म, ये एम्पलीट्यूड को सिग्निफाई करता है। देखिए
कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका है ना पोजीशन पे डिपेंड करता है, एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो इक्वेशन आया था y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड उसकी ए साइन ओमेगा टी, इसमें जो है ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये ए की वैल्यू, ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ पे पूरा ये ए को एम्पलीट्यूड को ये वाला पूरा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पार्टिकल का जो है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वहां उसको उस पॉइंट पे स्पेशल मान देते हैं नोड। नोड मतलब कि जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल, वो कब होगा जब साइन ऑफ के एक्स की वैल्यू जीरो, के साइन के एक्स की वैल्यू जीरो कब होगा जब के एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो, पाई हो, 2 पाई हो, एन पाई, या फिर एक्स की वैल्यू जीरो हो, लैम्डा बाई 2 हो, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 100 इस तरह की वैल्यू है, तब वहाँ पे नोड वाला पॉइंट बनेगा। नोड पॉइंट मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो, उसको नोड पॉइंट बोलते हैं। फिर है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा जब पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। एम्पलीट्यूड कब आएगा जब पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है ये 2s साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये इसकी वैल्यू, ये तो इसकी वैल्यू तो अपने ये तो कांस्टेंट है, ये साइन के एक्स पे डिपेंड करता है। साइन के एक्स की वैल्यू जिस तरह से आएगी उसी तरह इसका वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने वाला, राइट। तो साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, या तो ऊपर की डायरेक्शन मैक्सिमम होगा या तो नीचे की डायरेक्शन मैक्सिमम होगा, तो प्लस माइनस 1 होगा। तो साइन के एक्स प्लस माइनस 1 क्या होता है जब एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 है, ठीक है। हाँ ओके, या फिर इसको जो है ना फाइव के फेज के टर्म में आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू या तो पाई बाई 2 होना चाहिए, फिर 3 पाई बाई 2 होना चाहिए, 5 पाई बाई 2 होना चाहिए, 7 पाई बाई 2 होना चाहिए, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये पाई बाई 2 हो या फिर 3 पाई बाई 2, 3 पाई साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है, या फिर 5 पाई बाई 2 हो, लाइक वाइज इस तरह का वैल्यू सो चलना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग वेव बनाने की कोशिश किया। एक स्टैंडिंग वेव, ये वाला पार्टिकल देखो ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा है, फिर दूसरा पार्टिकल इस तरह से ऐसा रिजेंबल कर गया, तो इस तरह से आपका स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुआ। स्टैंडिंग वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है इस तरह से दिखना चाहिए, तब जाकर उसका स्टैंडिंग वेव समझेंगे। और ये सबका के एक्स और ओमेगा टी का सबका अपना रिस्पेक्टिव मीनिंग है, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये हो गया एंटी नोड वाला पॉइंट। ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल सबका डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, नोड पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन दो टू कंसेक्यूटिव नोड की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा बाई 2 के बराबर। टू कंसेक्यूटिव नोड बोलो या फिर एंटी नोड बोलो, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस ये लैम्डा बाई 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, नोड और नोड के बीच में लैम्डा बाई 2, ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड, इसके बीच में वैल्यू लैम्डा बाई 2 के बराबर। ओके, फिर आ गया आपके पास स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपको स्टैंडिंग वेव क्रिएट करना है ना, तो वो कैसा होगा। अब देखिए स्ट्रिंग को है ना अपने ये ले लिया, उसके दो एंड को फिक्स कर दिया, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। इसमें जो मिनिमम जो आप जो फ्रीक्वेंसी यहाँ डेवलप कर सकते हैं वो है ये वाले फॉर्म है, उसको अपने बोलते हैं फर्स्ट, जो आपने डेवलप किया उसको फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो इसका एल ही है, एल ही है, और ये क्या हो जाएगा, ये वेव लेंथ की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई 2 के बराबर है। वेव लेंथ कैसे यहाँ पे देखिए वेव कैसे बनता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्या है, वेव लेंथ के बराबर। यहाँ से यहाँ तक आपका एक वेव लेंथ लंबा का, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए एक ही ऐसा बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह का शेप में बन रहा है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वेव लेंथ का आधा लंबा बाई 2। ये हो गया अपना लंबा बाई 2 जो है एल लेंथ के बराबर है। दिस लंबा बाई 2 इक्वल्स टू ये लंबा बाई 2 क्या है, एल के बराबर है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2L के बराबर। तो एफ क्या होता है, V बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 2L, तो ये आपका आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आपके पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या उसी को सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। फर्स्ट ओवरटोन मतलब इसमें दो डम्बेल बना दिए, देखो इस तरह से बीच में एक नोट बना है ना, इसमें सेकंड हार्मोनिक है, देखिए कितने नोट पॉइंट बने। कई बार ये भी पूछता है कि कोई स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रहा है कोई स्ट्रिंग में, उसमें सेकंड हार्मोनिक है कितने नोट पॉइंट बने, सेकंड हार्मोनिक कितने नोट पॉइंट 1 2 3 है, सेकंड हार्मोनिक है तो
एक ज्यादा नोड पॉइंट होगा, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए आप लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू एल के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं टू लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल। लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू एल बाई टू, टू एल बाई टू। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाई टू एल इंटू टी बाई म्यू, टी बाई म्यू। अब देखो वन बाई टू एल रूट अंडर टी बाई म्यू, वन बाई टू एल, यहाँ से वन बाई टू एल टी बाई म्यू। इसको अपन को पता है ये वाला वैल्यू क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, है ना, F1। यहाँ पे F1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ F1। तो सेकेंड हार्मोनी को अपन आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू टाइम्स ऑफ F1 सेकेंड हार्मोनी। फिर है सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनी। थर्ड हार्मोनी को क्या लिखते हैं, F3 को 3F1, थ्री टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। फिर जाके n माइनस वन ओवरटोन मतलब nth हार्मोनी, nth हार्मोनी को लिखना, nth हार्मोनी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए अपने को n, यहाँ पे चेंज हो जाएगा n टाइम्स ऑफ F1, क्या हो जाएगा आपके पास, nth हार्मोनी की वैल्यू आ जाएगी। अब साउंड वेव, है ना, साउंड वेव, साउंड वेव ये डिस्प्लेसमेंट वेव है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव तो साउंड तो क्या, तो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ऑसिलेशन कर रहा होगा ये, है ना, ये हो गया आपका साउंड वेव। साउंड वेव का इक्वेशन ये आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, इसका फिर प्रेशर वेव का इक्वेशन क्या हो जाता है ना, तो प्रेशर वेव का प्रेशर का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट वेव होता है उससे पाई बाई टू इसका फेज का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। सिमिलरली जो डेंसिटी वेव है, डेंसिटी वेव भी डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई के फेज डिफरेंस पे होते हैं, इसलिए इसका इक्वेशन ही आ गया। तो डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस इंटू एम्पलीट्यूड इंटू के, ये आ जाएगा अपने पास। जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है वो उसकी वैल्यू आ जाएगा बक, इसको याद रखना, बक, बी ए के बक। ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेव उसका एम्पलीट्यूड है, और बी ए के ये हो गया प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड। सिमिलरली रक हो जाएगा आपका, आप रो एक रक इसको बोलते हैं, इसको याद करने का तरीका है ना, रक, ये हो जाएगा जो डेंसिटी वेव उसका एम्पलीट्यूड। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव इन एयर, स्पीड ऑफ वेव इन एयर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखना। टी केल्विन में पुट करोगे, एम है एक मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास, उसकी वैल्यू केजी में पुट करोगे, और टी केल्विन में आर जो है वही ऐसा यूनिट में पुट करोगे, और गामा वैल्यू पुट करोगे, आपको जो है मीटर पर सेकंड में ये क्या मिलेगा, आपको स्पीड मिलेगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव। फिर है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप एक सिंपल से ऐसा पाइप है जिसमें आप साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, साउंड वेव उसमें भेजते हैं, तो उसमें एक क्या बनता है, उसमें भी एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाता है। तो दो तरह का ऑर्गन पाइप मेंशन है आपके सिलेबस में। एक है दोनों एंड जिसका ओपन है ना, बोथ एंड आर ओपन, एक तो केस ये है। एक है एक एंड तो क्लोज है, दूसरा एंड ओपन, तो वो हो गया अपना वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज वाला। तो पहले अपन देखते हैं वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज वाला। अच्छा, जो वन एंड ओपन है, वन एंड ओपन है, वहां पे एंटी नोड बनता है डिस्प्लेसमेंट वेव का, और जो एंड क्लोज है वहां पे नोड बनता है डिस्प्लेसमेंट वेव का। अच्छा, क्योंकि नोड और जो डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, तो जहां पे डेंसिटी वाले वेव का या फिर प्रेशर वाले वेव का नोड बना, डिस्प्लेसमेंट वाले वेव का क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, है। अभी अपने ये जो एंटी नोड बोला है, और वन एंड जहाँ पे ओपन है ना, वो कौन सा वेव हो जाएगा, वो एक डिस्प्लेसमेंट वेव की अपन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए जो ओपन एंड है वहां पे एंटी नोड बनेगा, जहाँ पे क्लोज एंड है डिस्प्लेसमेंट वेव का वहां पे नोड वाला पॉइंट बनेगा। बोथ एंड ओपन है दूसरा केस, बोथ एंड ओपन पे दोनों पे जो डिस्प्लेसमेंट वेव है उसका एंटी नोड बनेगा, क्योंकि दोनों एंड ओपन। तो वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज की यदि अपन बात करें, उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे अपने फर्स्ट हार्मोनिक। तो एक एंड देखो यहाँ क्लोज कर रखे हैं, एक एंड क्लोज है, यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव इस तरह से, ये स्टैंडिंग वेव एक बना। अब देखिए ये एल है लेंथ, एल लेंथ का ऑर्गन पाइप है, ये जो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये लैम्डा बाई 4, ये तो लैम्डा बाई 4 ही है। ये पूरा जो आपका जो वेव बनेगा, पूरा जो वेव बनता है, इसमें पूरा जैसे कि इस तरह से एक वेव, ये पूरा है ना वेव लेंथ 1 के बराबर। अभी क्या है यहाँ पे सिर्फ जाके ये कौन सा पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ वाला ही पोर्शन है,
यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन है यहाँ पे, है ना। इसलिए ये पूरा है λ/2, यहाँ से यहाँ तक पूरा है λ/2, इसका आधा क्या आ जाएगा λ/4। यहाँ पे आ गया आपका L इक्वल टू λ/4, लैम्डा की वैल्यू 4L आ गया। तो F1 क्या लिखेंगे, V/4 है, V/4 है, इसको अपना बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। अब उसके बाद सेकेंड ओवरटोन डायरेक्ट आता है ना। इसमें आपको थर्ड हार्मोनिक डायरेक्ट मिलता है, यानी इसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं मिलता है, वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज और वन पाइप वाले केस में। ये एक इसके नखरे हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए फिर जाके जो थर्ड हार्मोनिक बने इसको लिख सकते हैं, ये दो हो गया अपना λ/4, ये हो जाएगा λ/2, दोनों को ऐड करेंगे तो L की वैल्यू 3 λ/4 आ गई। 3 λ/4 मतलब लैम्डा की वैल्यू 4L/3। अब V इधर पे लैम्डा करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ये लैम्डा की वैल्यू 4L/3, 3 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा V/4L × 3। अब देखिए V/4L अपने को सूना सूना लग रहा है ना, सूना सूना मतलब F1 की वैल्यू अपने को V/4L, यहाँ पे V/4L के जब F1 पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास 3 टाइम्स ऑफ F1, मतलब थर्ड हार्मोनिक निकालना तो 3 टाइम्स ऑफ F1, सेकेंड हार्मोनिक यहाँ नहीं बनेगा। और फिर जाके सेकेंड के बाद फर्स्ट ओवरटोन के बाद सेकेंड ओवरटोन आया, सेकेंड ओवरटोन मतलब फोर्थ तो बनने से रहा है ना, फिफ्थ डायरेक्ट बनेगा, तो फिफ्थ लिखेंगे क्या हो जाएगा F5 = 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। फिर nth ओवरटोन लिखना है तो 2n+1 हार्मोनिक बनेगा, तो F2n+1 N2n+1 × F1 बन जाएगा। तो बोथ एंड ओपन वाला केस है ना, दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेव है उसका क्या बना, एंटी नोड बना, है ना, यहाँ पर भी ओपन है एंटी नोड, ये बीच में क्या बना, ये नोड वाला पॉइंट बना, नोड वाला एक पॉइंट बना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक इसमें भी क्या करेंगे, ये λ/4 + λ/4 किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, या लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा 2L के बराबर, है ना। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी होता है V/λ, V लैम्डा की वैल्यू 2L पुट कर दिए तो आपके पास आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। फिर फर्स्ट ओवरटोन आपको ढूंढना है, फर्स्ट ओवरटोन ढूंढना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपको जो है स्टैंडिंग वेव बनेगा, ये λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4, फिर ये नोड से नोड के बीच में देखो ना, ये एंटी नोड और नोड के बीच में λ/4 डिस्टेंस, फिर यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड बन रहा है, तो यहाँ पे λ/2, फिर यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, λ/4 सबको ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया λ = L, है ना। तो अपन लिख सकते हैं V/λ, V/λ, V/ में अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो V/2L अपने को सुना सुना लग रहा है, V/2L क्या है F1 के बराबर, तो इसके जगह F1 डाल दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ F1 आ गया, तो ये आ जाएगा अपने पास फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक की वैल्यू, राइट गाइस, ओके। हाँ, फिर जाके थर्ड आपको ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन ढूंढना या फिर थर्ड हार्मोनिक ढूंढना, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जो फर्स्ट हार्मोनिक है ना, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक है। फिर nth ओवरटोन ढूंढना तो n+1 हार्मोनिक के बराबर हो जाएगा। यहाँ मैंने समराइज कर दिया चीजों को, n1 एंड क्लोज n1 एंड ओपन में क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4L, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा, है ना, सेवंथ हार्मोनिक मिलेगा, उसकी वैल्यू 3F1 5F1 2n+1 F1। बोथ एंड ओपन में आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है V/2L। F2 मिलेगा, यहाँ पे F3 मिलेगा, F2 मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ F1, F3 मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ F2, राइट। फिर बीट्स क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी में यदि कुछ स्लाइटली डिफरेंस है और उसको ऊपर इम्पोज कर रहा है तो क्या बनता है, बिट्स बनता है ना, बिट्स बनता, राइट। तो बिट्स के बनने के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस है, कई बुक 15 हर्ट्ज का भी डिफरेंस बोलता है, कई 10 का बोलता है। तो ऑन एन एवरेज अपन यदि 10 का डिफरेंस है दो फ्रीक्वेंसी के बीच में तो अपने पास क्या सुनाई देगा, बिट्स सुनाई देगा, बिट्स सुनाई देगा, राइट। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 सेकंड जितना आपको बिट सुनाई देगा और उसको अपना बिट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1 सेकंड जितना वो होता है F2 - F1 के बराबर। अब है डॉपलर इफेक्ट, है लास्ट वाला पॉइंट है ये। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट क्या है कि यदि दो सोर्स है और मतलब दो सोर्स नहीं, एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर के बीच में यदि कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो जो सोर्स फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई नहीं देता है। तो उस केस में तो ये जो फेनोमेना बनते हैं उसको अपना बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, है ना। कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, कि अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, जो फ्रीक्वेंसी उसने सोर्स ने रिलीज किया वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है ना, क्योंकि उसके बीच में मोशन हुआ, इसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है फ्रीक्वेंसी। उसके लिए आपको जाने ये फॉर्मूला आपको याद रखना, F0 = VVO VVS, है ना, इंटू FS। अब देखिए
यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन ये हो सकता है कि वीओ को ऊपर में रखना है कि वीएस को ऊपर में रखना है एग्जाम में। तो देखिए वीओ क्या ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब श्रोतागण, श्रोतागण मतलब ऑडियंस, ऑडियंस तो सर्वे सर्वा है ना, ऑडियंस यदि आपको सुनना नहीं चाहेगा तो आप किसको सुनाना चाहोगे, इसलिए ऑडियंस ऑब्जर्वर को क्या रखना, ऊपर में रखना और सोर्स को नीचे में रखना है ना, वी वीओ वी वी एस। अब यहाँ पे प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा, या फिर नीचे माइनस होगा ऊपर प्लस होगा, है ना, क्या होगा साइन, उसके लिए आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसा लिया। तो मान चलिए सोर्स जो है ना ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, इसका मतलब एट ए टाइम में ध्यान एक चीज आपको सोचना है ना, ऑब्जर्वर कभी भूल जाइए, सोर्स किसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्वर के पास जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, ऑब्वियसली ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी क्योंकि सोर्स इटसेल्फ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ना, जो सुन रहा है उसको। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगा, जब जो है ना डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा, तब जाकर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर घटेगा तभी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या देगा अपने पास, ये वाले के लिए नीचे में तो चलो भाई v माइनस वी एस आ गया है ना, वी माइनस वी, और ऊपर में डिसाइड करते हैं, ऊपर में अब ऑब्जर्व सोर्स को भूल जाओ, ऑब्जर्वर किसके तरफ आ रहा है, सोर्स की तरफ, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होगा, ऑब्जर्वर वाला टर्म है ऊपर में, ऑब्जर्वर वाला टर्म ऊपर में, तो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कोई इंक्रीज होगा तभी जाकर उसके ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगा, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर में तो प्लस ही होगा, v प्लस वीओ, ये क्या हो जाएगा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी अर्थात साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपको है अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ को सुनाई देने वाला एफ को ये आ जाए, इस तरह से साइन को अपन डिसाइड करते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, सोर्स को ऑब्जर्वर से दूर भगा दिया, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये पास आ रहा नहीं आ रहा उस पर अभी नहीं सोचना, जब सोर्स को सोच रहे हैं तो ऑब्जर्वर भूल जाइए, है ना, ऑब्जर्वर को रेस्ट में छोड़ दीजिए। सोर्स भाग रहा है ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर से भाग रहा है दूर, इसका मतलब सोर्स फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहेगा, तो सोर्स वाला टर्म है नीचे में, फ्रीक्वेंसी कब डिक्रीज होगा, जब डिनोमिनेटर वाला टर्म की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर वाला टर्म की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब इसमें आपको प्लस साइन रखोगे, इसलिए वी प्लस बी एस यहाँ किया, वी प्लस बी एस किया। अब देखिए ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, अब सोर्स को भूल जाइए, है ना, सोर्स को रेस्ट में रहने दीजिए, है ना, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होगा, जब इसमें प्लस साइन आप रखोगे क्योंकि न्यूमरेटर मीटर में, तभी जाके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होगी। ये था टोटल ओवरऑल जो आज का जो है डिस्कशन रिलेटेड विद क्लास 11, राइट। अब इसके बाद 12th वाला है ना, 12th वाला, क्योंकि 11th का डिस्कस करना ये भी जरूरी था क्योंकि 12th में बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं तो उसका जो है गो थ्रू रहता है सारा टॉपिक लगभग, और 11th का पूरा पीछे हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा 11th वाला पोर्शन आपका एक बार जो है आपके नजरों के सामने से जो चीजें हैं, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आपके सामने से गुजर जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कोशिश किया कि है ना आपका चीजें एक बार सामने में आ जाए, राइट। तो ये था इससे रिलेटेड पोर्शन, ठीक है ना। होप आपको जो है ये चीजें सारी पसंद आई होगी और आपका क्विक रिवीजन हुआ होगा, और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना, और बहुत एकदम जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए, है ना, ताकि आपका है ना रिजल्ट बहुत अच्छा हो, फिर जाके एकदम पूरा पार्टी चलेगा, राइट। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक